जब तक आपके अंदर बिहेवियरल स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, टीम को साथ लेके जाने के स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, यू कांट गेट एट दैट पोजीशन। This is engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in this video. आज की इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर आई एम गोइंग टू मेक अ डिस्कशन दैट इज अबाउट द जर्नी ऑफ अ फील्ड इंजीनियर, द जर्नी ऑफ अ फ्रेश इंजीनियर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल। यानी कि वो कौन से स्किल्स होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी इंजीनियर को अपने प्रोफाइल के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ताकि वो जल्द अज जल्द किसी भी कंपनी के अंदर एक मैनेजरियल पोजीशन तक पहुंच सके। So it's all about your skills. There are two kind of skills. एक आपके टेक्निकल स्किल्स होते हैं और दूसरे आपके बिहेवियरल स्किल्स होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्किल्स के अंदर जाएं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल के यानी कि दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को समझाने के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं जो कि हाउ टू ड्राइव अ कार, और आप उस पूरी बुक को पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कार का दरवाज़ा किस तरह से खुलेगा, कार को किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा, उसका गियर कैसे चेंज होगा। दैट इज़ ओनली अबाउट द नॉलेज। अब स्किल क्या है? अनलेस अनटिल यू अप्लाई दैट नॉलेज इन प्रैक्टिकल वे, यू जस्ट प्रैक्टिकली टेक अ कार, और या फिर आप उसको यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से आप किस तरह से उसको ड्राइव करते हैं, क्या आपको उसको अच्छे तरीके से ड्राइव करना आता है, बम्पी रोड पे किस तरह से चलाना है, स्पीड के अंदर कैसे उसको हैंडल करना है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। तो जो भी चीज़ एक एक्सपीरियंस के साथ आपका अपना एक उसके अंदर एक परसेप्शन डेवलप होता है, तो वो आपके लिए एक स्किल कहलाता है। Okay, so that is the difference when you are taking the material, taking the information via book. That time it was considered as a knowledge, but when it comes to a practical exposure, it will become a skill. जब आप उस चीज़ को practically drive कर रहे हैं, तो that is the difference between knowledge and skill. अब universities के अंदर obviously we are given all the professional knowledge via books and all that stuff, so that would become under the umbrella of knowledge. लेकिन जब उन चीज़ों को इंडस्ट्री के अंदर आके हम अप्लाई करते हैं, उसके बारे में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, सो हमारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पता चलता है। बहुत सारे हमारे अपने यानी कि एक एक्सपीरियंस सेट होते हैं कि इसमें इस तरह से आइंदा नहीं करना, ताकि ये फैक्टर जनरेट ना हो। सो दैट इज़ अल्टीमेटली द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री एरा के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आप अपने कंट्री के अंदर ही जॉब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बल्कि बाहर भी जाके आप अपने लिए कैरियर को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें जीसीसी कंट्रीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमारे कई दोस्त, हमारे कई सीनियर्स जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर भी जाके जॉब कर रहे होते हैं। इवन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू आर डूइंग वर्क इन यूरोप, इन चाइना। सो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हो चुकी है। तो इसके अंदर जो स्किल्स हैं उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ लाइक टेक्निकल स्किल्स एंड अदर्स आर बिहेवियरल स्किल्स। सो दोनों को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। देखें, आप जिस फील्ड के अंदर भी जॉब कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में, चाहे आप मोबाइल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंडस्ट्री के अंदर, रोड्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिज, रोड्स, हाईवे, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, इसी तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उस तरह से आप उन प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा सा मैं एड्रेस करूंगा कि टेक्निकल स्किल्स में आपको जिस फील्ड के अंदर, जिस निश के अंदर, जिस
स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आप काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उस काम को करने के लिए स्टैंडर्ड और कोड्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप एक रोड को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब आप अर्थवर्क से गुजरते हैं, जब आप असफाल्ट करते हैं या आप स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए आश्टो के कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, मैकेनिकल की पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें एजमी के कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हैं तो एपीए के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे फिर एमईपी के अंदर डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स और कोड्स का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जिससे आपका एक टेक्निकल स्किल जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प आउट करता है। और ऑर्गेनाइजेशन भी जाहिर बात है जब किसी भी चीज़ को फॉलो करती हैं, दे विल कीप दिस थिंग इन माइंड कि दे हैव टू फॉलो ऑल दो स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स। Technical skill, the second thing after standards and codes that's very important thing is software application। आज हम किसी भी फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं, जैसा कि हम सिविल इंजीनियर हैं या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं या फिर डिज़ाइन इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर टीम का हिस्सा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ों को देखते हैं, तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की शक्ल में हमने अपनी चीज़ों को विजुलाइज करवाना होता है ताकि हमारी टीम हमारे साथ चल सके, हम अपनी टीम तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। सो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, किसी ना किसी स्किल में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है। सो यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन some kind of software which is going to boost your performance। यानी कि यहाँ पे अगर आप डिज़ाइनर हो, you must familiar with Revit। आपके काम की नोयत के लिहाज से हो सकता है आपकी कंपनी कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। अगर आप डिज़ाइन बिल्डिंग डिज़ाइंस के अंदर हैं तो E-Tabs इज़ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। आपकी कंपनी अगर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, सो यू मस्ट बी गुड एट इट। स्किल बेसिकली ये होता है ना कि आप किसी ना किसी अपने काम को करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। सो इसी तरह से आपके पास किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। दैट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ टेक्निकल स्किल। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ टेक्निकल स्किल्स इज लेसन लर्न। देखिए आज के दौर में जहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न एरा के अंदर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिसेस की जा चुकी हैं और उन्हीं प्रैक्टिसेस को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आप अपने टेक्निकल स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए स्टडी को, जो मतलब एक डिफरेंट तरह के टेक्निकल मैगजीन्स होते हैं, डिफरेंट तरह की केस स्टडीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह के जर्नल्स होते हैं, उनको स्टडी करें, उससे उसको रिलेट करें अपने काम के साथ, ताकि यही काम, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर मैं किसी एक फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर हूँ और मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि उसी तरह का जो फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई टेक्निकल मैगजीन है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अगर उस टॉपिक के ऊपर बात की गई है, उसी तरह की सिचुएशन को एड्रेस किया गया है, तो आई मस्ट रीड अबाउट दैट टॉपिक, ताकि उससे उस चीज़ को मैं अपने काम से रिलेट करके लेसन लर्न जनरेट कर सकूँ। एक्चुअली दिस इज़ वेरी फिनोमिनल थिंग कि अगर आपके अंदर ये हैबिट है लेसन लर्न की, सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी expedite in boosting your career। So lesson learn is very important thing if I talk about technical skills, boosting your technical skills। अब कुछ इंजीनियर्स होते हैं, आपने अपने क्लास में भी देखे होंगे, आपने अपनी कंपनी के अंदर भी देखे होंगे, उनके पास बड़े अच्छे टेक्निकल स्किल्स होते हैं। They are good in standard and codes, they are very excellent in software applications, they are exceptional in lesson learn। लेकिन फिर भी वो उस पोजीशन के ऊपर नहीं जा पा रहे होते जहाँ पे हम सोच रहे होते हैं कि they are deserving for that managerial position। तो क्या वजह होती है? बिकॉज जब तक आपके अंदर बिहेवियरल स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, टीम को साथ लेके जाने के स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, प्रेशर सिचुएशंस के अंदर उस प्रेशर को सस्टेन करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की एबिलिटी नहीं है, यू कांट गेट एट दैट पोजीशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज स्किल्स वन बाय वन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े अच्छे टेक्निकल स्किल्स के साथ एक मैनेजरियल पोजीशन के को यानी कि गेन करना चाहते हैं, सो टीम वर्क इज़ द फर्स्ट थिंग। देखिए आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन उन टेक्निकल स्किल्स का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर जिस टीम का हिस्सा है उस टीम को आप साथ लेके नहीं चलते।
क्योंकि यू कांट गेट गोल्स विदाउट द योर टीम मेंबर्स। इंडिविजुअल्स वो काम नहीं कर सकते जो एक टीम के डिफरेंट मेंबर्स आपस में मिलके कर सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर एक बड़ी फिलोसफिकल बात है, 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2, इवन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11। क्योंकि जब दो बंदे काम करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू यानी कि वो दो बंदों जितना आप उनसे काम नहीं एक्सपेक्ट करते, दे आर गोइंग टू गिव यू द सम ऑफ 11 पीपल। तो टीम वर्क इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। आप अपनी यानी कि एक प्रॉपर आपने जो प्लॉटिंग की होती है, जो प्रोजेक्ट को आपने प्लान किया होता है, उसके अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं। आपके डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, आपका साइट इंजीनियर होता है, आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर है, आपके डिज़ाइन के लोग हैं, आपके प्रोक्योरमेंट के, एस्टिमेशन के, सर्वेयर्स। डिफरेंट पीपल आर गोइंग टू मेक वन टीम। अब इसके अंदर कोई भी रोल अगर थोड़ा सा वीक होता है और आप उनको यानी कि टीम वर्क के लिहाज से दे आर लैगिंग, सो इट्स गोइंग टू अल्टीमेटली इफेक्ट ऑन योर दैट गोल। सो इसलिए अगर आप उस टीम का हिस्सा हैं, सो ट्राई टू डेवलप टीम वर्क स्किल्स इन योर प्रोफाइल, ताकि कल को जब सिलेक्शन हो उस मैनेजरियल पोजीशन के लिए, तो यू शुड कैरी दैट स्किल, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो टीम वर्क का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, अपने टीम मेंबर्स को डायग्नोस करता है, उनको कंपनसेट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको मोटिवेट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टीम वर्क एंड हाउ टू मेक अंडरस्टैंड टू अदर पीपल ऑफ योर टीम टू अडॉप्ट दिस एबिलिटी, अडॉप्ट दिस फीचर टू गेट योर कंपनी goals. So teamwork is a very important thing. If you're excellent in technical skills, that is good. लेकिन अगर आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप बड़े अच्छे तरीके से प्लान्स बना सकते हो, प्राइमरा P6 के अंदर शेड्यूलिंग कर सकते हो, रिविट के अंदर डिज़ाइन बना सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू अ मीटिंग, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करने रहे हो, एंड यू आर नॉट दैट ईजी तरीके से आप अपनी जो एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियालॉजी है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या आपकी प्रेजेंटेशन हो थ्रू इमेजेस और वीडियो। सो आप उसको अगर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, सो इट मीन्स यू आर कैरिंग बैड कम्युनिकेशन स्किल्स विद यू। सो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी चीज़ों में अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स थोड़े से कम होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते, बिकॉज यू हैव टू लीड अ टीम, आपने अपनी टीम के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, उनको गोल के बारे में समझाना होता है कि आपने आपके अल्टीमेट प्रोडक्ट किस तरह से डेवलप करनी होती है, क्लाइंट के साथ आपने कम्युनिकेट करना होता है, डिफरेंट तरह की निगोशिएशंस होती हैं, और फिर इस तरह से आप एक कम्युनिकेट करते हो एक अपनी पूरी टीम के साथ। यानी कि इट्स नॉट अबाउट यू हाउ एक्सीलेंट यू आर इन इंग्लिश, कि आप एक डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेज के अंदर कितने एक्सपर्ट हो, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन यस, इफ योर कंपनी इज वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू हैव, यानी कि आपके माइंड में जो चीज़ है वो आप अपने टीम मेंबर्स तक किस तरह से पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि इससे पहले मैंने टीम वर्क का तज़किरा किया और अब कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं, कभी क्योंकि हमारे जो एक यूनिवर्सिटी का कोर्स होता है उसके अंदर भी कम्युनिकेशन को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जाता, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा यानी कि स्टेप आउट करना पड़ेगा। इसमें दो तरह की कैटेगरीज होती हैं लोगों की। एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अपने आप से बातें करते रहते हैं, लेकिन जब लोगों से बात करने का मौका आता है तो दे कांट डू इट। और दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जो जिस तरह से वो अपने आप से बात कर रहे होते हैं और उस तरह से वो लोगों से भी एक्सप्रेसिव तरीके से बात कर सकते हैं। तो आप अगर अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ट्राई टू स्पीक विद योर सेल्फ इन लाउड वॉइस व्हेन यू आर अलोन, यानी कि जब आप अकेले हैं तो अपने आप से बात करें। इसमें डिफरेंट तरह के लेसन्स हैं मेरे, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जिसपे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में गाइड किया है कि किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशंस जो हैं वो इन्हेंस कर सकते हैं। इट्स ओनली यू हु हैव टू डायग्नोज कि कहाँ पे आपको
थ्रेशोल्ड है, कहाँ पे आपको एक हेजिटेशन फील होती है, कहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने में बैरियर्स फील होते हैं। इट्स ओनली यू, देर इज नो कोर्स ऑन दिस प्लानट के बहुत सारे कोर्सेज भी आपने देखेंगे कि 20 दिन के अंदर आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने अपने चीज़ों को डायग्नोज करना है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसी चीज़ को किल करना है। सो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। After developing teamwork and communication skills, the third trait which is going to develop in your profile is coordination. That is very important thing, जो कि जब आप टीम वर्क को लेके चलते हो साथ, communication is proper, then coordination is the ultimate thing. That is the must factor, that is the very important factor to achieve your goal. प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए ये भी आपके एक जेनेरिक स्किल्स के अंदर आता है कि आप किस मतलब आपकी क्या अप्रोच होती है चीज़ों को एड्रेस करने की। लेट्स से आपका यानी कि एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एक डिफरेंट तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। जैसा कि आप मैकेनिकल, मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ, हम ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती थी कि आप जब साइट के ऊपर या जो भी आप प्रोडक्शन एरिया है वहाँ पे जब ऑपरेशन चल रहा होता था तो वहाँ पे ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जी ये मोटर ख़राब हो गई है, सो नो, यू हैव टू सॉर्ट आउट इट एनी वे। आपने उसको यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी भी तरीके से, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक अगर आपकी कोई चीज़ शॉर्टफॉल हो गई है, एक जनरेटर ख़राब हो गया, तो आपने उसको किस तरह से स्विच करना है दूसरे के ऊपर। अगर एक कंप्रेसर ख़राब हो गया तो उसको स्विच कैसे करना है, फिर टाइम से पहले चीज़ों को कैसे रीअरेंज रखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि इसमें आपने ब्लेम गेम बिल्कुल छोड़ देनी होती है, जी ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी। रादर टू डू दिस थिंग यू हैव टू शो योर सेल्फ कि यस यू वर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग विद स्मूथनेस। होता है ऐसे कि फील्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से ऑपरेशन चलता है, स्मूथ तरीके से प्रोजेक्ट्स चलते हैं। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी आ जाती है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते। फिर उस सिचुएशन के अंदर मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिनेरियो में बात करूं तो बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है आपके एक एक्टिविटी के ऊपर 2 क्रेन्स चाहिए थी, अब एक क्रेन ख़राब हो चुकी है, तो आपने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। यानी कि ये एक सिचुएशन के अंदर जो डिफ़िकल्टी होती है वो ही आपको ये चीज़ ट्रांसफ़र करती है कि आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह से यानी कि लेके चलना है, ताकि आपका जो काम है उसके ऊपर कम से कम यानी कि उसके ऊपर नुकसान हो, कम से कम उसका यानी कि आपको खमियाजा भुगतना पड़े। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जेनेरिक स्किल्स: टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, coordination and problem solving. You have to develop all these traits in your personality, in your profile, to get some good position in some multinational company.